हेलो, दिस इज शुभम एंड अब मेरी आवाज़ पहले से ज़्यादा ठीक है, इसलिए ये वीडियो तुम देख पा रहे हो। थैंक्स टू डॉक्टर लिंगरैन जिन्होंने मेरे इस गले को ठीक करने में मदद की। खैर ये इंट्रो इसीलिए है क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 दिनों से मैं बीमार था। मतलब 11 दिन तो नहीं, कुछ दिन मैंने गेम्स खेली थी, उसके बाद मैं बीमार हो गया था। लेकिन अब क्योंकि पिछली वाली वीडियो को 11 दिन हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें पहले पिछली वीडियो का रिकैप दे देता हूँ। तो पिछली वीडियो की लास्ट में हमने देखा था कैसे रैन डॉक्टर क्वी के पूछने पर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल से कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ था। रैन की इस बात को सुनकर डॉक्टर क्वी शॉक्ड हो जाता है, एज ये पहली बार था जब किसी इंटर्न ने अपनी सीनियर की बात का इतने बोल्ड तरीके से जवाब दिया हो। रैन की बात पर डायरेक्टर उसकी तारीफ करता है एंड कहता है ऑब्वियसली कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। डायरेक्टर हुओ को ऐसे बोलता हुआ देखकर अब डॉक्टर क्वी को गुस्सा आता है कि भाई अब सारे बंदे उस पर टूट पड़े हैं एंड वो इन दोनों को अपने आप को इस तरह से हम्बल नहीं होने दे सकता। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो रैन से कहता है तुम काफी ज्यादा यंग और ब्रेव हो, तुम्हारी स्किल्स इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन क्या तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि अगर तुम फेल हो गए तो ना केवल तुम्हारे फेल होने से पेशेंट की जान जाएगी बल्कि तुम्हारा फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। रैन बताता है कि उसने इस चीज के बारे में सोचा है। इस पर डॉक्टर क्विक खुश हो जाता है एंड अब वो रैन से पूछता है कि क्या बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को इस्तेमाल करने के पीछे किसी ने उसे फोर्स किया था क्या। अब यहाँ पर डॉक्टर क्विप पासा पलटने के बारे में सोचता है। वो यहाँ पर डायरेक्टर हुओ को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। ये सुनकर डायरेक्टर लियू जो कि लिबरेशन आर्मी जनरल हॉस्पिटल का डायरेक्टर होता है, वो भी शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर क्वी के ये सवाल पूछने के पीछे एक कारण होता है। डॉक्टर क्वी सोचता है कि अगर यहाँ पर रैन अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है तो वो यहाँ पर हुओ को फंसा देगा। लेकिन क्या रैन सच में डॉक्टर हुओ को फंसाकर खुद को बाहर निकालना चाहता है इस सिचुएशन से, या तो वो डॉक्टर हुओ को बचाकर खुद को फंसा देगा। डायरेक्टर हुओ को डॉक्टर क्वी की बात से पता चल जाता है कि वो इस बात का बतंगड़ बना रहा है। तभी रैन बताता है कि उस सिचुएशन के हिसाब से जो चीज उसने की वो चीज बहुत ज्यादा रीजनेबल थी, एज वो सब उसने मेडिकल जजमेंट के फंडामेंटल्स के हिसाब से की थी। रैन के इस स्ट्राइकिंग जवाब से डॉक्टर क्वी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी डायरेक्टर लियू कहता है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो इतने काबिल हैं कि वो खुद सोच सकते हैं चीजों के बारे में। डायरेक्टर हुओ भी इस प्रकार खुश होता है कि जैसे कि उसने इस जंग को जीत लिया हो। मीनवाइल डायरेक्टर लियू सभी को बताते हैं कि मेडिकल प्रोसीजर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा बेसिक जजमेंट ये जजमेंट होती है कि हम ऑपरेशन के टाइम पे क्या चीज करें जिससे कि पेशेंट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये सभी सोचने की क्षमताएं तुम्हारे स्किल्स के फाउंडेशन को बनाते हैं। अगर तुम हर टाइम मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में ही सोचते रहोगे तो क्रिटिकल टाइम पे तो तुम पेशेंट को कभी बचा ही नहीं पाओगे। रिमेम्बर, क्रिटिकल टाइम्स पे पेशेंट इंपॉर्टेंट होता है, ना कि प्रोसीजर्स। खैर डायरेक्टर लियो की बात से डायरेक्टर हुओ भी काफी ज्यादा सहमत होता है, एज वो इसी चीज को बताने की पहले कोशिश कर रहा था। इन सभी की बातों को सुनकर डॉक्टर क्वी को लगता है कि सभी लोग उसे डांट रहे हैं एंड इसीलिए वो चुप रहता है। तभी डायरेक्टर हुओ सभी को कहता है हम सब इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हैं। ईमानदार लोग चुपके से काम नहीं करते। अगर वो लोग लकी होते हैं तो वो ब्लीडिंग पॉइंट को एक्सप्लोरेटरी लेपोटोमी के दौरान ही ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें ब्लीडिंग पॉइंट तब नहीं मिला। डायरेक्टर वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से इस चीज को डॉक्टर क्वी को बताता है। वो क्वी से ये भी कहता है कि अगर रैन उनकी मदद नहीं करता तो ये देखने वाली बात होती कि पेशेंट बचता या नहीं। उनके लिए जरूरी ये था कि वो बेस्ट सॉल्यूशन को ढूंढे, इसीलिए अगर वो रूल्स के हिसाब से चीजों को करते तो इस तरह से लोगों को मारना उनके लिए आसान हो जाता। सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर डॉक्टर क्वी सोचता है कि सभी लोगों ने उसे इस तरह से घेर लिया है, लेकिन अगर अब वो अभी पीछे हट जाता है तो वो बाद में अपना रूप नहीं जमा पाएगा। इसीलिए वो डायरेक्टर हुओ को पीछे धकेलते हुए रैन से कहता है कि अगर वो मेडिकल प्रोसीजर्स को इग्नोर करेगा तो ये देखने वाली बात होगी कि वो कब तक डॉक्टर बने रहेगा। यानी कि अभी भी डॉक्टर क्वी का यही मानना है कि रूल्स के हिसाब से ही चीजें चलनी चाहिए। एक मेडिकल इंसिडेंट डॉक्टर का करियर पूरी तरह से खत्म कर सकता है। डायरेक्टर क्वी को अपनी तरफ उंगली उठाता हुआ देखकर रैन पहले शांत रहता है। रैन को शांत देखकर डॉक्टर क्वी को लगता है कि अगर कोई अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचे तो वो इस तरह की चीजें नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में शांति रहती है, लेकिन तभी रैन इस शांति को तोड़ते हुए डॉक्टर क्वी को जवाब देता है गलत। रैन की बात सुनकर डायरेक्टर लियू एंड डायरेक्टर हुओ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर क्वी सोचता है कि आखिर रैन का क्या मतलब है। रैन डॉक्टर क्वी से कहता है डॉक्टर्स सेल्स की तरह होते हैं जो अपने रोल्स को जितना हो सके उतने लंबे समय तक निभाने की कोशिश करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी को मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी कन्वर्जन, सेल डाइजेशन और डिफेंस अनलोडिंग में मदद करना एक्सेट्रा। लेकिन अगर एक सेल अपनी बेसिक फंक्शन को लूज कर दे सिर्फ ज्यादा समय तक सरवाइव करने के लिए,
तो उस सेल को सिर्फ एक कैंसर सेल ही कहा जा सकता है। रैन के कहने का मतलब है कि अगर एज अ डॉक्टर तुम बस डॉक्टर के फील्ड में ही ज्यादा समय तक रहना चाहते हो और वो चीजें नहीं करोगे जिससे कि पेशेंट को ही मदद मिले, तो तुम डॉक्टर कैसे कहला सकते हो। डॉक्टर क्वी रैन की बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है एंड उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब हो भी क्यों ना, एक इंटर्न ने उसे डॉक्टर होने का मतलब जो समझाया है। रैन के दोस्त के आंखों में आंसू आने लगते हैं इस चीज को सुनकर एंड डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा शांत हो जाता है। डायरेक्टर वो भी रैन की इसी बात को सपोर्ट करने के लिए कहता है कि जो लोग सिर्फ टॉप पर रहना चाहते हैं, चाहे किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, वो लोग अच्छे इंसान नहीं होते। डायरेक्टर वो डॉक्टर क्वी की तरफ मुड़ते हुए उसे कहता है, अगर आप हमेशा सिर्फ ऊपर चढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर हो जाएं। एटलीस्ट इस तरीके से दूसरे पेशेंट्स को कोई नुकसान तो नहीं होगा। खैर इतनी बेइज्जती के बाद डॉक्टर क्वी की हिम्मत अब टूट जाती है। वो इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर पाता, इसीलिए वो कहता है कि इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तभी डायरेक्टर वो उसे कहता है कि अगर वो जाना चाहता है तो जाने से पहले जो कमेंट उसने रैन की वीडियो के नीचे पोस्ट किया था वो उसे डिलीट कर दे। खैर उसने ये कमेंट डिलीट किया या नहीं किया ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन डॉक्टर क्वी जाते हुए एक चीज के बारे में सोचता है और वो होता है रिवेंज। वो अगली बार रिवेंज लेने के बारे में सोचता है। खैर इसी के साथ डायरेक्टर वो भी इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं विद अ क्रीपी स्माइल ऑन हिज फेस व्हाइल लुकिंग एट रैन। इसके इरादे मुझे अच्छे नहीं लग रहे। खैर मीटिंग खत्म होने के बाद रैन का दोस्त उससे बात कर रहा होता है कि चलो अब काम से छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर जाओ रैन को अपने साथ लेकर जाते हैं। वो लोग हॉल में होते हैं एंड हॉल में चलते हुए डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि जो चीजें उसने मीटिंग के दौरान कही वो थोड़ी गलत थी और इसीलिए डॉक्टर जाओ को डर था कि अगर वो ज्यादा समय तक वहां पर रुकेगा तो लोग उससे हर तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि रैन ने काफी ज्यादा गलत चीजें कही थी। डॉक्टर जाओ की बात पर रैन उससे पूछता है कि आखिर उसने क्या गलत कहा। डॉक्टर जाओ रैन को बताता है कि जब मेडिकल प्रोसीजर्स की बात आती है तो उनके लिए, यानी कि जो लोग छोटी पोजीशन पे हैं, उनके लिए ये बढ़िया है कि वो इन चीजों के बारे में बात ना करें। जहां तक बात डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप की आती है तो वो उन्हें भी प्राइवेटली डिस्कस कर सकता है, क्योंकि सभी लोग उस चीज के बारे में काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। रैन इस चीज पर स्ट्रेट फेस के साथ ओके कहता है। खैर डॉक्टर जाओ के मन में काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो कि वो कहना चाहता था, लेकिन वो ये चीजें नहीं कह पाता। खैर अब वो आज रात को रैन को अपने साथ शिफ्ट पर चलने के लिए कहता है। ऑन शिफ्ट ड्यूटी हॉस्पिटल में काम करने का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा डॉक्टर पेशेंट डिस्प्यूट्स के बाद आता है। शिफ्ट्स अक्सर 24 घंटे तक चलती हैं और अनलकी डॉक्टर्स को 36 घंटे की कॉन्टिन्यूस शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है। इससे डॉक्टर्स के लिए अपनी सुस्ती दूर करना मुश्किल हो जाता है, अपनी हेल्थ बिगड़ती है और शादी टूटने लगती है। इस बारे में ज्यादातर डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स के लिए शिफ्ट पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। खैर जब डॉक्टर्स की शिफ्ट खत्म होती है तब उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट होती है, लेकिन रैन एक अलग ही केस था। वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश था। एज ड्यूटी पर ये उसका पहला दिन था। खैर शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर जाओ सभी को नाइट शिफ्ट के दौरान उनके रूम्स के बारे में बताते हैं। यूनुआ हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट डॉक्टर्स 3 स्ट्रिंग्स में डिवाइडेड हैं। अब डॉक्टर जाओ आगे चलते हैं एंड इंटर्न्स को वो रूम दिखाते हैं जहां पर रात के टाइम पे अगर कोई केस नहीं होता तो वहां पर डॉक्टर्स रेस्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग डॉक्टर्स में ज्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर्स और थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड अटेंडिंग फिजिशियन शामिल होते हैं। खैर ट्रांसलेशन के हिसाब से इस कंपार्टमेंट के जो वॉशरूम है वो लोग डॉक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, विच इज शॉकिंग, बट अगेन ट्रांसलेशन गलत भी हो सकती है। तो खैर डॉक्टर जाओ अब उन सभी इंटर्न्स को सेकंड स्ट्रिंग डॉक्टर्स के बारे में बताते हैं। सेकंड स्ट्रिंग वाले डॉक्टर्स फर्स्ट स्ट्रिंग वाले डॉक्टर से ज्यादा सुपीरियर होते हैं और इसीलिए सेकंड स्ट्रिंग डॉक्टर ज्यादातर एक्सपीरियंस अटेंडिंग फिजिशियंस होते हैं। जो सेकंड स्ट्रिंग डॉक्टर्स का कमरा है वो फर्स्ट स्ट्रिंग डॉक्टर्स के कमरे के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही बेड है, जबकि फर्स्ट स्ट्रिंग डॉक्टर्स के जो रूम है उनके अंदर 4 बेड हैं। हॉस्पिटल में ऑन कॉल रूम्स भी हैं जिसके बेड्स इंडिविजुअल के लिए एलोकेट नहीं होते। सब डॉक्टर्स जो नाइट शिफ्ट में होते हैं वो इन बेड्स पर सो सकते हैं। खैर अब डॉक्टर जाओ उन बेचारों को थर्ड स्ट्रिंग डॉक्टर्स के रूम दिखाते हैं जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल बेड होता है एंड बाकी के फीचर्स दूसरे कंपार्टमेंट की तरह ही होते हैं। रैन अब डॉक्टर जाओ से शीट्स एंड ब्लैंकेट्स के बारे में पूछता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर दूसरे इंटर्न्स घबरा जाते हैं कि भाई ट्रेन को रोक ले, इतना ज्यादा तेज मत बढ़। डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि नर्सेस जो होते हैं वो शीट्स और ब्लैंकेट्स को वार्ड्स के अंदर चेंज कर देते हैं। तभी पीछे से रैन का दोस्त उसे बताता है कि जो लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नाइट शिफ्ट में होते हैं उन्हें सोने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काफी ज्यादा इमरजेंसी केसेस आते हैं। लेकिन डॉक्टर जाओ जो है वो शायद रात को सो सकता है एज वो उनका सीनियर जो ठहरा।
इस बात पर डॉक्टर जाओ सभी से कहता है कि ये चीज उन इंटर्न्स पर ही डिपेंड करती है कि रात को डॉक्टर जाओ सो पाएगा कि नहीं। डॉक्टर जाओ बात करता है कि अगर वो रात को इमरजेंसी केसेस को संभाल पाया तो उन्हें सेकंड स्ट्रिंग डॉक्टर्स को जगाना नहीं पड़ेगा, और इसीलिए उनके लिए जरूरी है कि वो ईमानदारी से काम करें, और ये जरूरी है कि थर्ड स्ट्रिंग डॉक्टर्स को परेशान ना करें। चाहे कोई भी चीफ फिजिशियन या एसोसिएट चीफ फिजिशियन एक्शन में आ जाए, केस को हैंडल करने के बाद वो दूसरों को जरूर डांटेंगे। कहने का ये मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रात को अपने सीनियर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी भी इमरजेंसी केस के लिए। एज रात को उन्हें डिस्टर्ब करने से वो डॉक्टर्स काफी ज्यादा चिढ़ जाएंगे, एंड जो चीफ फिजिशियन किसी को भी नहीं डांटते हैं वो भी दूसरों को डांटने लग जाएंगे अगर उन्हें रात को काम पर बुलाया तभी ही। डॉक्टर जाओ अब इन इंटर्न्स को बताते हैं कि इनके लिए जरूरी है कि ये डायरेक्टर को रात को आराम करने दें। खैर अब तभी डॉक्टर जाओ रैन को भी बताते हैं कि वो खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकता है, वो तभी किसी चीज को परफॉर्म करेगा जब उसका सीनियर उसे कमांड देगा। डायरेक्टर की बात को रैन समझता है, एज उसे पता है कि उसके पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है, इसीलिए वो कोई मेडिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता। खैर अब रात हो जाती है एंड रात को रैन नर्स स्टेशन से होकर गुजरता है। वो बेचारा गुजर कर जा ही रहा होता है कि दो परिंदों की नजर उस पर पड़ जाती है। दो नर्सेस उसे देखकर शर्माने लगती हैं, एंड उनके अलावा जो एक तीसरी नर्स होती है जो कि उनकी सीनियर होती है, वो रैन से पूछती है कि क्या वो अपनी नाइट शिफ्ट को शुरू कर रहा है। रैन कहता है कि आज वो ड्यूटी पर होगा। अब तभी एक नर्स रैन के लिए चेयर लेकर आती है एंड उसे अब बैठने के लिए कहती है। इतनी ट्रीटमेंट तो सीएम साहब को भी नहीं मिली थी हमारे यहाँ की जितनी रैन को मिल रही है। खैर रैन उस चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद उनकी सीनियर रैन के लिए एक पानी का गिलास लेकर आती है। मीनवाइल दूसरे जो नर्सेज होती हैं या फिर चमड़ियां होती हैं वो रैन को पता नहीं मक्खियां भिनभिनाती हैं रैन के आगे आजू बाजू, बहुत गुस्सा तो जो दूसरी नर्सेज होती हैं वो रैन के आजू बाजू घूमने लगती हैं। वो बात करते हैं कैसे रैन की स्किन अच्छी है। मैं ये पार्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहा, फक। खैर अब वो नर्सेज रैन की तारीफ कर रहे होते हैं, तभी उनकी सीनियर रैन से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकता है, जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आएंगे तब वो उन्हें इन्फॉर्म कर लेंगे। रैन अब पूछता है कि क्या उसे ऑब्जर्वेशन रूम में जाना है, जिस पर वो सीनियर नर्स रैन को बताती है कि अभी नर्सेस हैं जो कि ऑब्जर्वेशन रूम्स पर नजर रखे हुए हैं, एंड एज अभी ज्यादा पेशेंट्स नहीं है तो वो जाकर सो सकता है। अब वो सीनियर नर्स रैन से ये भी कहती है कि वो किस टाइप के सिम्टम्स में इंटरेस्टेड है। अगर उसके मेंशन किए हुए सिम्टम्स किसी भी पेशेंट्स में देखे जाते हैं तो वो उन पेशेंट को उसके लिए रिजर्व कर देगी। रैन अब इस चीज के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो फ्लेक्सर टेंडेंस लैक्सरेशन का नाम लेता है, एज उसे न्यूली सीखी हुई एमटैंग टेक्निक का इस्तेमाल जो करना था। अब वो नर्स रैन से पूछती है कि क्या वो और किसी चीज में इंटरेस्टेड है। इस पर रैन लैकरेटेड स्क्रॉटम का नाम लेता है। क्यों? आई डोंट नो व्हाई, बट भाई को फूटे हुए अंडों की इंजरी में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सुनकर उस नर्स का भी चेहरा बन जाता है, लेकिन उसे हाँ कहना पड़ता है। खैर बाकी चमड़ी नर्सेस जो होते हैं वो अभी भी रैन को देख रही होती हैं, जिसके बाद रैन सोने के लिए रूम में चले जाता है। मीनवाइल जो यंग नर्सेस होती हैं वो अभी भी रैन के बारे में सोच रही होती हैं। खैर रैन अब अपने सेकंड स्ट्रिंग कंपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पर सिर्फ 2 ही बेड्स होते हैं। रैन के अलावा वहां पर एक और सीनियर फिजिशियन होता है जो कि रैन को समझाता है कि उसे हर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है जिसमें कि वो सो सके, क्योंकि जल्द ही कोई ना कोई उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट से उठाने के लिए आ जाएगा। अब सोते हुए रैन सोचता है कि उसके अलावा 7 और लोग हैं जो कि आज नाइट ड्यूटी पर हैं, इसीलिए उसे इस टाइम सो जाना चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके और बाद में पेशेंट्स पर उस एनर्जी को खर्च कर सके। खैर रात से सुबह हो जाती है, लेकिन रात को कोई भी केस लेकर रैन के पास नहीं आता। रैन जैसे ही उठता है तो वो अपने पास में रखे हुए एक कबर्ड के ऊपर कुछ चीजें देखता है, एंड वहां पर एक लेटर भी होता है जो कि नर्स ने रैन के लिए ही लिखा होता है। वो लेटर मेंशन करता है कि कैसे जो सिम्टम्स रैन ने मेंशन किए थे उसके कोई भी पेशेंट्स नहीं आए, एंड एज अब रैन सो रहा था तो उन्होंने रैन को डिस्टर्ब नहीं किया एंड इस लेटर को लिख दिया। रैन के पास ही में कुछ सामान है जिससे कि वो अब फ्रेश हो सकता है। रैन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसके पहले दिन ही उसे कोई भी इमरजेंसी केस नहीं मिला, लेकिन अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी तो अब रैन सोचता है कि आज की रात का वो इंतजार करेगा। खैर रैन अब अपने घर लौटता है, यानी कि लोअर ग्रूव क्लिनिक, जहाँ पर वो अपने डैड से मिलता है। रैन के डैड एक पेशेंट के साथ होते हैं एंड वो रैन को बताते हैं कि उनका बिजनेस आज अच्छा चल रहा है। समहाउ मुझे लगता है कि रैन को अपने डैड इतने पसंद नहीं होते, इसलिए वो अपने डैड से पूछता है कि क्या फ्लू का सीजन है, क्योंकि क्लिनिक काफी ज्यादा क्राउडेड है एंड बदलते मौसम के साथ लोगों को फ्लू ज्यादा होता है, एंड इसीलिए वो लोअर ग्रूव क्लिनिक में आना पसंद करते हैं।
रैन के फादर रैन को बताते हैं कि इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक नहीं, अब क्योंकि रैन के पिछले कारनामे के बाद सभी को ऐसा लगता है कि उनके क्लिनिक में एक्सपर्ट्स हैं एंड यहाँ तक कि अलग अलग जगहों के लोग जैसे कि अपर ग्रुप जगह के लोग भी उनके क्लिनिक में कंसल्टेशन के लिए आए हैं। रैन अपने डैड से कहता है कि अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप तो कनेक्टेड है। खैर मुझे पता है थोड़ा बोरिंग है, लेकिन मैं आगे ऐसी चीजों को स्किप कर दूंगा अब से। अब कर दिया तो कर दिया। अब रैन के डैड रैन को जिनलिंग के बारे में बताती है जो कि कल रैन के लिए एक थैंक यू गिफ्ट दे के गई होती है। जिनलिंग के एज अ रिटर्न गिफ्ट रैन की मॉम जिनलिंग को एक हैंड वीव्ड सन हैट दे देती है। खैर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जिनलिंग का कॉल आ जाता है जो कि रैन से पूछती है कि वो हॉस्पिटल में क्यों नहीं है। रैन बताता है कि वो आज नाइट ड्यूटी पर है, इसीलिए वो अभी रेस्ट कर रहा है। जिनलिंग रैन को बताती है कि वो उसके लिए काफी ज्यादा पेशेंट्स को लेकर आई थी इमरजेंसी रूम में, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। रैन एंड जिंगलिंग की इस बात को रैन के डैड भी सुन लेते हैं एंड वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि उसके बेटे को पहले गर्ल्स को गिफ्ट देती थी लेकिन अब पेशेंट भी उसे गिफ्ट देने लगे हैं। जिनलिंग अब रैन से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। रैन इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी रैन के डैड इस मौके का फायदा उठाते हैं एज वो इस चीज से काफी ज्यादा पैसा कमा सकते थे। इसीलिए उसके दिमाग में आता है कि वो लोग इन सभी पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में ही बुला ले एज इससे उनके ही क्लिनिक को फायदा होगा। रैन के डैड अब रैन से उसका फोन मांगते हैं, जिसके बाद वो जिनलिंग से पूछते हैं कि वो किस तरह के पेशेंट्स हैं। पहले तो जिनलिंग रैन के फादर को डैड कहती है जो कि बहुत ज्यादा चमड़ी मैटर है। खैर वो अपने टोन को संभालती है एंड रैन के डैड को बताती है कि वो सारे पेशेंट्स ट्रॉमेटिक हैं। इस पर रैन के फादर जिनलिंग से उन पेशेंट्स के सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं। जिनलिंग बताती है कि इन पेशेंट्स के किसी के हाथ पे चोट है, किसी के मुंह से खून आ रहा है, तो किसी के बॉडी पे ही चोटें लगी हुई हैं, यानी कि बेसिकली एक्सटर्नल इंजरीज। रैन के फादर कहते हैं कि वो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स नहीं कर सकते एज इसके लिए उनके पास कोई मशीन्स नहीं है एंड वो मेनली सूचर्स एंड एक्सटर्नल इंजरीज को ही मैनेज करते हैं। इसीलिए उनके लिए बढ़िया यही है कि वो एक्सटर्नल इंजरीज वाले पेशेंट्स को यहाँ पर लेकर आए। जिनलिंग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सारे के सारे पेशेंट्स के ऑलरेडी एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं एंड इसीलिए वो अब वादा करती है कि वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाएगी। अपने डैड की इस हरकत को देखकर रैन इज नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड, बट रैन के डैड कहते हैं कि वो एक्सटर्नल इंजरीज को सूचर तो कर ही सकता है। खैर कुछ टाइम बाद एक पूरी आरवी भरकर जिनलिंग पेशेंट्स को लोअर ग्रुप क्लिनिक लेकर आती है। जो पेशेंट्स उस आरवी के अंदर से निकल कर आ रहे होते हैं वो बात करते हैं कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बैडली इंजर्ड हो, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इतने छोटे से क्लिनिक में उनका इलाज हो भी पाएगा। उन सभी पेशेंट को इतना ज्यादा कंसर्न देखकर जिनलिंग उन सभी को बताती है कि उसके भाई के हाथ को भी यहाँ के ही एक डॉक्टर ने ठीक किया था, इसीलिए उन्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि उन पेशेंट्स को इतना ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा होता इस क्लिनिक पर, तो अब जिनलिंग को स्टिंकी टू की मदद लेनी पड़ती है इन लोगों को जबरदस्ती और तेजी से अंदर क्लिनिक में डालने के लिए। मीनवाइल वो खुद दौड़ते हुए रैन के पास जाती है। जिनलिंग को वहां पर देखकर रैन के डैड समझ जाते हैं कि पेशेंट्स आ चुके हैं, इसीलिए अब उसे गेम्स नहीं खेलनी चाहिए एज रैन अभी अपनी फेवरेट MMORPG गेम खेल रहा होता है एंड भाई बहुत ज्यादा ही बिजी होता है अटैक करने में। खैर जिनलिंग आती है, वो रैन के डैड को विश करती है एंड ये बहाना मारती है कि ट्रैफिक जैम बहुत था इसीलिए वो लेट हो गई। वेल ये सच भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। खैर जिनलिंग अब रैन को देखती है जो कि गेम खेल रहा होता है। वो रैन को देखती है, मुस्कुराती है एंड रैन को कहती है कि उसे कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, उसे अपने गेम पर ही फोकस करना चाहिए। वैसे भी ये पेशेंट्स बिना किसी प्रॉब्लम्स के यहाँ तक आए हैं, तो कुछ टाइम अगर ये वेट भी कर लेंगे तो इनका कुछ नहीं होगा। मीनवाइल स्टिंकी टू जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ उन पेशेंट्स को अंदर लेकर आ रहा होता है। जैसे ही जिनलिंग इस चीज को देखती है कि पीछे से स्टिंकी टू पेशेंट्स को लेकर आ रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी नजरों से स्टिंकी टू एंड उस पेशेंट की तरफ देखने लगती है। वो आंखें ही आंखों से स्टिंकी टू को वहां से जाने के लिए कहती है एज पेशेंट्स की जान जरूरी नहीं है, रैन का गेम खेलना ज्यादा जरूरी है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर स्टिंकी टू कंफ्यूज हो जाता है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अभी पीछे ही तो जिनलिंग ने स्टिंकी टू को जल्दी से पेशेंट्स को अंदर आने के लिए कहा होता है। स्टिंकी टू को ये सब कहता हुआ देखकर रैन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड जिनलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर रैन पीछे से जिनलिंग के कंधे पर हाथ रखता है एंड उसे कहता है कि आखिर वो पेशेंट्स को वेट कैसे करवा सकता है, इसलिए वो गेम खेलना बंद कर रहा है। जिनलिंग अभी भी रैन से इंसिस्ट करती है कि कोई नहीं, वो गेम खेल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रैन अपना फोन जिनलिंग को थमा देता है एंड कहता है कि वो उसकी जगह गेम खेल सकती है। इस पर जिनलिंग कहती है कि उसे गेम्स खेलना नहीं आता। रैन कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता एज वो गेम्स में हारता रहता है लेकिन लाइफ में जीतता रहता है बहन। खैर रैन के ये कहने के बाद जिनलिंग अब सोचती है कि ये रैन की गेम है एंड वो किसी भी कीमत पे
गेम में नहीं हार सकती क्योंकि ये रैन की गेम है। खैर तभी बेचारी को रियलाइज होता है कि उसके हाथ में तो रैन का फोन है, तो आखिर वो गेम क्यों खेल रही है। वो स्टॉक भी तो कर सकती है, चीजें भी तो देख सकती है इसके अंदर। मीनवाइल रैन जो होता है वो पेशेंट्स को ठीक करने के लिए जाता है। जिनलिंग जो होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है रैन के फोन को हाथ में पकड़कर। वो सोचती है कि उसे गेम से एग्जिट कर देना चाहिए। रैन की गैलरी की हर एक फोटो, रैन का पूरा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप सब देखना चाहिए कि कितनी लड़कियों से ये चमड़ी बात करता है। खैर लेकिन वो रैन के नजरों के सामने बुरी भी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करने की काफी ज्यादा कोशिश करती है। मीनवाइल रैन अपने ही क्लिनिक के डॉक्टर श्योंग से मदद मांगता है पेशेंट के चोटों को ठीक करने के लिए, जिसमें डॉक्टर श्योंग भी उनके साथ आ जाता है। रैन पेशेंट्स को एक एक करके उसके पास आने के लिए कहता है। यहाँ पर पेशेंट्स की चोट को डॉक्टर श्योंग डिसइंफेक्ट कर रहे होते हैं। रैन उन्हें स्यूचर कर रहा होता है, इसीलिए बहुत जल्दी ही ये पेशेंट्स ट्रीट हो रहे होते हैं। रैन के पास अब एक अजीब सा पेशेंट आता है जो कि रैन को पूछता है कि उसने सुना था कि उसने डियर किंग के टैटू को स्यूचर किया था। रैन को समझ में आता है कि वो जिनलिंग के भाई की बात कर रहा है एंड वो अब बताता है कि उसने ही उसके टैटू को स्यूचर किया था। वो पेशेंट अब रैन को अपनी दुख भरी दास्तां बताता है। वो बताता है कि क्या रैन उसकी चोट को इस तरह स्यूचर कर सकता है कि उसकी चोट और ज्यादा बड़ी दिखे, ताकि दूसरे जब उसकी चोट को देखे तो उन्हें समझ ही ना आए कि ये किस तरह की चोट है। रैन भी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है एंड वो कहता है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो डॉक्टर से इस चीज की मांग करते हैं कि वो उनके स्यूचर्स को इस तरह करे कि उनकी चोट ना दिखे, लेकिन ये पेशेंट तो अलग बात कर रहा है। अब वो पेशेंट रोते हुए बताता है कि वो अपनी चोट को बड़ा इसीलिए दिखाना चाहता है ताकि वो दूसरों के सामने खुद को काफी ज्यादा ब्रेव और स्ट्रांग दिखा सके। रैन को अब समझ में आता है इस साला इसके पीछे तो सच में बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है। मीनवाइल सूचर कराते हुए वो पेशेंट बराबर रो रहा होता है जैसे कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। अब जैसा कि उस पेशेंट ने कहा था रैन वैसा ही कर देता है, जिससे कि उस पेशेंट की छोटी चोट भी बहुत बड़ी दिखती है एंड वो पेशेंट इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो दिल से रैन को इसके लिए शुक्रिया कहता है। उसके शुक्रिया करते ही रैन को पेशेंट सिंसियर ग्रेटिट्यूड अचीवमेंट के लिए दोबारा से एक बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिल जाती है। रैन ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि डायरेक्टर के बिना भी उसे पेशेंट के सिंसियर ग्रेटिट्यूड से ऐसे रिवॉर्ड मिलेगा। खैर अभी भी स्टिंकी 2 रैन के लिए पेशेंट्स को लेकर आ रहा था एंड ये तीसरी बार था जब वो पेशेंट्स को लेकर आया था। स्टिंकी 2 के ये बताने पर कि ये तीसरी कार है, जिनलिंग उसे कहती है कि वो इस चीज के बारे में जानती है। ज्यादातर लोग जो कि फर्स्ट कार में आए थे उनकी इन्फ्यूजन शुरू हो चुकी है। अब तुम पूछोगे इन्फ्यूजन क्या होती है? तो इन्फ्यूजन थेरेपी एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें मेडिकेशन या फ्लूइड्स को सीधा ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर किया जाता है। यूजुअली ये चीज एक नीडल से या कैथीटर के जरिए जो वेन में इंसर्ट किया जाता है। ये अक्सर तब यूज होता है जब पेशेंट मेडिकेशन ओरली नहीं ले सकता, यानी कि दवाई नहीं खा सकता, इसीलिए दवाइयों को सीधा वेन्स में डाला जाता है। इन्फ्यूजन थेरेपी कई कंडीशंस को ट्रीट कर सकती है जैसे कि इन्फेक्शंस, कैंसर, डिहाइड्रेशन एक्सेट्रा। खैर तुम में से काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज भी होते हो कि क्या मैं डॉक्टर हूँ? तो नहीं हूँ मैं डॉक्टर भाई, मैं BCA कर रहा हूँ। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, ऑपरेशन थिएटर नहीं। खैर इतनी ज्यादा नर्सेस को वहां पर आता हुआ देखकर लोअर ग्रूव क्लिनिक की जो नर्स होती है वो जिनलिंग से पूछती है कि आखिर वो इतने ज्यादा वुमेन पेशेंट्स को कहां से लेकर आई। जिनलिंग बताती है कि ये सारी लड़कियां नशेड़ी हैं। तभी जिनलिंग को याद आता है कि क्योंकि ये वुमेन पेशेंट्स हैं तो कहीं रैन का दिल इन पर गलती से भी ना फिसल जाए। खैर रैन अब पेशेंट्स को ट्रीट करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद एक पहली फीमेल पेशेंट उसके सामने आती है। उस पेशेंट के वुंड को देखकर डॉक्टर श्योंग कहते हैं कि इस तरह के वुंड को ऑर्डिनरी थ्रेड से स्यूचर किया जा सकता है, लेकिन इस चीज के लिए वो फीमेल पेशेंट इनकार कर देती है एज उसकी एक बहन थी जिसने कि ऑर्डिनरी थ्रेड से ही अपने चोट को स्यूचर करवाया था, जिसकी वजह से बाद में चलकर उसके चोट पर एक गंदा सा निशान पड़ गया था। वो लड़की बताती है कि कैसे उसके शोल्डर्स हमेशा एक्सपोज रहते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती कि उसके शोल्डर्स पर गंदा मार्क आ जाए। पतले धागे से ही अपने चोट को स्यूचर कराने के लिए कहती है। डॉक्टर श्योंग अब उस पेशेंट को एक थ्रेड दिखाते हैं एंड कहते हैं कि ये काफी ज्यादा डिटेल्ड है। होता तो ये थ्रेड भी पतला ही है, लेकिन डॉक्टर श्योंग को इस चीज का डर होता है कि इस तरह की लाइन O जो है वो कॉमनली हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चाहे लाइन कितनी भी थिन हो इसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, जिसकी वजह से इन जैसे पतले थ्रेड्स को बार बार चेंज करना पड़ता है। वो फीमेल उस पतले थ्रेड को देखती है, लेकिन उसे वो पतला थ्रेड भी पसंद नहीं आता एंड वो उससे भी पतले थ्रेड की मांग करती है। ये सुनकर डॉक्टर श्योंग एंड वो नर्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी रैन कहता है कोई बात नहीं। रैन अब नर्स से थिनेस्ट लाइन को मंगाता है जो उनके पास होती है। रैन को ऐसा करता हुआ देखकर डॉक्टर श्योंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रैन बताता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि धागा कितना भी पतला हो,
उसके स्यूचरिंग पर इस चीज से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब रैन अपने क्लिनिक में मौजूद सबसे ज्यादा पतले थ्रेड से स्यूचरिंग करना स्टार्ट करता है एंड वो लड़की रैन को काम करता हुआ देखकर रैन के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। स्यूचरिंग कंप्लीट होने के बाद वो स्यूचर उस फीमेल पेशेंट को भी पसंद आता है, इसीलिए अब वो कहती है कि जितने भी उसकी बहनें हैं वो सबको स्यूचर कराने के लिए यहाँ पर ही लेकर आएगी। एंड रैन के फादर इस बात को सुनकर सोचता है खैर अब एक टाइम स्किप के बाद मंडे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर रैन हॉस्पिटल में होता है एंड उसे एक नर्स बताती है कि डॉक्टर जाओ ने उसे अपने कपड़े चेंज करके सर्जरी के लिए तैयार होने के लिए कहा है, एज जो पेशेंट्स हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे हैं। नर्स की बात सुनकर रैन दौड़ते हुए जाता है एंड वो अपने कपड़े चेंज करता है ताकि वो सर्जरी में पार्टिसिपेट कर सके। कपड़े चेंज करते दौरान रैन को डॉक्टर जाओ की भी आवाज आती है जो कि सर्जरी डिपार्टमेंट के जर्नल को एंड अलग अलग सर्जन को तैयार होने के लिए कहते हैं। डॉक्टर जाओ की आवाज से रैन को समझ में आता है कि ये केस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है। रैन अपने कपड़े चेंज करके वार्ड से बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे डॉक्टर जाओ दिखता है जो कि उसे जल्दी से चलने के लिए कहता है। अब ये लोग सर्जरी रूम में पहुंचते हैं। इस सर्जरी में सिर्फ 2 ही रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। तुम थोड़े कंफ्यूज होगे कि रेजिडेंट डॉक्टर्स क्या होते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड की स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स से मतलब है वो डॉक्टर्स जो कि हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं और सीनियर डॉक्टर्स के अंडर काम करते हैं। इनके अलावा सर्जरी में लिंगरैन होता है जो कि सिर्फ एक मेडिकल इंटर्न होता है। अब क्योंकि पेशेंट को मल्टीपल इंजरीज हुई होती हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन उनके लिए टेरिबल होती है। डॉक्टर जाओ सोचता है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स इस लेवल की सर्जरी में रिट्रैक्टर्स को ऑपरेट कर पाएंगे। रिट्रैक्टर्स एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जरी के दौरान टिश्यूज और ऑर्गन्स को हटाने के काम आता है ताकि सर्जन को क्लियर व्यू मिल सके और वो सर्जरी को अच्छे से कर सके। खैर डॉक्टर जाओ जो होता है वो स्टार्टिंग से लिंगरैन को पसंद नहीं करता है, लेकिन इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर जाओ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे लिंगरैन को इस सर्जरी में चूज करना पड़ता है। डॉक्टर जाओ सोचता है कि अब क्योंकि रैन उसके सामने है तो रैन बिना डॉक्टर जाओ के परमिशन के कुछ भी नहीं करेगा और इसीलिए डॉक्टर जाओ रैन को फर्स्ट असिस्टेंट बना देता है। डॉक्टर जाओ के इस डिसीजन को सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं इंक्लूडिंग रैन, लेकिन रैन इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब फाइनली जो एक्सीडेंट में पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। नर्सेस उन्हें सर्जरी रूम में लेकर आते हैं। पेशेंट्स को मल्टीपल सिवियर इंजरीज हुई होती हैं एंड नर्सेस को इस चीज का शक होता है कि पेशेंट के एब्डोमेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अब क्योंकि डॉक्टर जाओ इस सर्जरी का मेन ऑपरेटर होता है तो वो बाकियों को ऑर्डर देता है। वो लैब टीम को पेशेंट के ब्लड टेस्ट एंड एक्सरे परफॉर्म करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अल्ट्रासाउंड टीम को पेशेंट पे काम करने के लिए कहता है एंड लास्टली वो सीटी स्कैन की मदद से पेशेंट की पूरी बॉडी को एनालाइज करने लगते हैं। जिसके बाद डॉक्टर जाओ पूछता है कि क्या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, अगर तो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो उन्हें तुरंत अंदर भेज दो क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है। डॉक्टर जाओ को समझ में आता है कि वो अभी पेशेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यहीं पर सर्जरी को परफॉर्म करना होगा। जिसके बाद डॉक्टर जाओ पेशेंट के ऊपर सर्जरी करना स्टार्ट करता है। अब क्योंकि पेशेंट के पैरों पे भी काफी ज्यादा चोट आई होती है तो वो सबसे पहले पेशेंट के पैरों पर सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं। रैन को समझ में आता है कि पेशेंट की कंडीशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर वो एक समय पर एक चोट को देखें तो ये इतना भी मुश्किल नहीं। बढ़ती हुई ब्लीडिंग को देखकर रैन को समझ में आता है कि टॉर्निक्वेट की मदद से वो पेशेंट के पैरों से जो ब्लीडिंग हो रही है वो उसे नहीं रोक सकते हैं। टॉर्निक्वेट एक डिवाइस होता है जो कि लिम्ब के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के लिए काम आता है। इस डिवाइस की मदद से ब्लड फ्लो को लिमिट किया जाता है, ना कि स्टॉप। एंड अब क्योंकि पेशेंट के पैर से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा होता है तो वो इस डिवाइस की मदद से पेशेंट के पैर से ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज काम में नहीं आती। जिसके बाद रैन को समझ में आता है कि अगर वो अपनी बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को यहाँ पर इस्तेमाल करेगा तो पेशेंट की जान बच सकती है। अब रैन सिस्टम से पहले ये चीज पूछता है कि बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल को इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कौन इस्तेमाल करता है एंड उसकी स्किल कौन से लेवल पर है। सिस्टम एडम राइस डेविस का नाम लेता है। हालांकि तुम इस नाम को सर्च मत करने लग जाना, ये फिक्शनल नाम भी हो सकता है। मैंने सर्च करने की कोशिश की थी लेकिन मेरे को इस नाम का कोई भी बंदा नहीं मिला था। खैर रैन अब सिस्टम से सर्जन के लेवल के बारे में पूछता है, जिसके बाद सिस्टम रैन को बताता है कि अगर एडम राइस डेविस के स्किल को मेजर किया जाए तो वो लेजेंडरी लेवल पर होगी। रैन अब सिस्टम पे अपनी रैंकिंग के बारे में पूछता है बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए, जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि रैन इस टेक्निक को यूज करने में वर्ल्ड में 126 नंबर पर है, चाइना में 13th नंबर पे है, चेंगशी प्रोविंस में 2nd नंबर पे है एंड यूनिवर्सिटी में 1st नंबर पे है। रैन को इस इन्फॉर्मेशन जानने के बाद थोड़ी हैरानी होती है कि चेंगशी प्रोविंस में उसके अलावा भी एक ऐसा डॉक्टर है जो कि बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक में रैन से भी ज्यादा अच्छा है।
रैन अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है, एज रैन अपनी ही ख्याली दुकान खोल के बैठ चुका होता है। मीनवाइल पेशेंट जो होता है वो काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में होता है। डॉक्टर जाओ चिल्लाते हुए रैन को बोलता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। डॉक्टर जाओ के रैन पर चिल्लाने की वजह से जिस जगह पर डॉक्टर जाओ उस पेशेंट की चोट को ठीक कर रहा था उस जगह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। एज जो डिवाइस उन्होंने पेशेंट के पैर के बाजू में बांधी होती है वो खुल जाती है। पेशेंट का ब्लड एकदम पिचकारी की तरह बाहर निकलने लगता है। ये सिचुएशन काफी ज्यादा क्रेजी होती है। डॉक्टर जाओ ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड अब वो रैन को गॉज पर प्रेशर अप्लाई करने के लिए कहता है। रैन उस डिवाइस को नहीं उठाता एंड वो अपने हाथ से ही उस जगह पर प्रेशर अप्लाई करने लगता है जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ से पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, उसने अपने हाथ का इस्तेमाल क्यों किया। रैन बताता है कि ब्लीडिंग जो है वो रुक चुकी है एंड अब वो सर्जरी को कर सकता है। डॉक्टर जाओ पेशेंट के पैर की तरफ देखता है एंड उसे रियलाइज होता है कि ब्लड सच में रुक चुका है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, डॉक्टर जाओ खुद एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए वो सर्जरी के दौरान काफी ज्यादा ओवरवेल्म हो रहा था एंड वो इस चीज को ही भूल गया था कि रैन ब्लीडिंग को अपने हाथों से ही रोक सकता है। खैर डॉक्टर जाओ अब रैन को बताते हैं कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टेक्निक कितनी अच्छी है, उसे सर्जरी के दौरान ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। रैन कहता है कि वो समझ गया। रैन को पता होता है कि डॉक्टर जाओ चीफ सर्जन है एंड इस सर्जरी में रैन फर्स्ट असिस्टेंट है, इसीलिए उसे डॉक्टर जाओ के रिदम को फॉलो करना होगा। हालांकि इस चीज में डॉक्टर जाओ की गलती होती है क्योंकि वो सर्जरी करते दौरान रैन पर चिल्लाने लगता है एंड उसका ध्यान भटक जाता है जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है एंड पेशेंट के पैर से खून आने लगता है। अगर रैन अभी यहाँ पर नहीं होता तो पेशेंट की काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता था इसकी वजह से, बट थैंक्स टू रैन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर जाओ मनी मन कहता है कि वैसे तो उसे रैन पसंद नहीं है लेकिन बिना रैन की मदद से वो इस वुंड को स्यूचर नहीं कर पाते इतनी जल्दी एंड अब रैन की वजह से पेशेंट का बीपी एंड हार्ट बीट जो है वो स्टेबल रेट पे है, इसीलिए ऑपरेशन को अब स्मूथली किया जा सकता है। यहाँ से डॉक्टर जाओ को रैन पर विश्वास होने लगता है जिसके बाद वो रैन को पेशेंट की पूरी आर्म को स्टिच करने के लिए कह देता है। रैन भी ये चीज खुशी खुशी करने लगता है। रैन अब नर्सिंग ऑफिसर से टूल्स मांगने लगता है एंड नर्सिंग ऑफिसर को इतनी जल्दी रैन को टूल्स देता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ को लगता है कि कुछ तो गलत है। नर्स रैन को डॉक्टर जाओ से ज्यादा जल्दी मेडिकल डिवाइसेस दे रही होती है। पहले मैंने तुम्हें गॉज का मतलब नहीं बताया था, तो गॉज एक लाइट ओपन मेश्ड फैब्रिक होता है जो कि कॉटन से बना हुआ होता है। ये कॉमनली बैंडेजेस, ड्रेसिंग एंड सर्जिकल स्पॉन्जेस के लिए यूज होता है। ये ऑपरेशन के दौरान इसीलिए यूज होता है क्योंकि ये चोटों से जल्दी से फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। खैर डॉक्टर जाओ इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि रैन ने नर्स से माइक्रोस्कोपिक ग्लासेस भी मंगवाए हैं। जैसे ही डॉक्टर जाओ को पता चलता है कि रैन इस इंस्ट्रूमेंट को भी यूज कर रहा है तो वो जल्दी से रैन की तरफ मुड़ता है एंड रैन से कहता है कि वो माइक्रोस्कोप ग्लासेस से क्या कर रहा है। रैन बताता है कि हाथ में चोट लगी है, ब्लड वेसल्स जो है वो एनास्टोमस्ड हैं और इसीलिए टेंडन को सूचर करना चाहिए। एनास्टोमस्ड एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें 2 ब्लड वेसल्स को जोड़ दिया जाता है ताकि खून का फ्लो वापस से नॉर्मल हो सके, यानी कि ब्लड वेसल्स को दोबारा जोड़ना। टेंडन्स की बात को सुनकर डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो रैन से पूछता है कि आखिर उसे टेंडन को सूचर करने को किसने कहा, उसे सिर्फ चोट को हैंडल करना था। डॉक्टर जाओ अब रैन को रुकने के लिए कहता है लेकिन रैन डॉक्टर जाओ को कहता है कि डॉक्टर जाओ ने तो कहा था कि वो पूरे हाथ को सूचर करेगा। डॉक्टर जाओ चिल्लाते हुए रैन को कहता है कि उसने इंटायर आर्म तो कहा था लेकिन पूरे आर्म में हाथ नहीं आता है। रैन को पता नहीं होता कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। डॉक्टर जाओ ने उसे हैंड को सूचर करने के लिए नहीं कहा। डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि पूरे आर्म में हैंड नहीं आता है एंड डॉक्टर जाओ ने सिर्फ रैन को चोटों को डिसइंफेक्ट करने के लिए कहा था, ना कि फ्लेक्सर टेंडन्स को स्टिच करने के लिए। डॉक्टर जाओ वहीं के वहीं रैन को रुकने के लिए कहते हैं लेकिन रैन बताता है कि वो ऑलरेडी स्टिचिंग को स्टार्ट कर चुका है एंड अब वो अपने बेस्ट करेगा कि वो हैंड टेंडन को सूचर कर सके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ताकि कोई डिले ना हो। डॉक्टर जाओ भी सिचुएशन से काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। ऑल्दो उसे इस चीज का डर होता है कि सर्जरी में टाइम लग जाएगा, लेकिन वो इस चीज से ज्यादा डरा हुआ होता है कि रैन अभी एक मेडिकल एक्सीडेंट करने वाला है। एज मैंने तुम्हें पहले बताया था कि फ्लेक्सर टेंडेंस को सूचर करना इतना आसान नहीं होता एंड अगर फ्लेक्सर टेंडेंस को सूचर करते हुए कोई गलती हो जाती है तो इस चीज से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि हाथ नॉर्मली फंक्शन करे ही ना। डॉक्टर जाओ रैन के पीछे जाता है एंड अब वो उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन रैन बताता है कि वो एमटैंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है एंड वो अभी आधी सर्जरी कंप्लीट कर चुका है, इसीलिए अगर वो अभी रुकता है तो इस चीज से पेशेंट के टेंडन को जरूर डैमेज पहुंचेगा। एंड रैन भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है।
रैन की बात सुनकर डॉक्टर जाओ थोड़ा शॉक्ड होता है कि रैन सच में एमटेंग मेथड टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर जाओ को लगता है कि रैन उसे काबिल नहीं समझता है, जिसके बाद डॉक्टर जाओ और ज्यादा चिल्लाते हुए रैन से पूछता है कि उसे किसने कहा कि वो एमटेंग मेथड टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। रैन ये सुनकर रुक जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर जाओ की तरफ मुड़ते हुए उसे कहता है पेशेंट के फ्लेक्सर टेंडन का रप्चर जोन 2 में हुआ है, जो कि एमटेंग सूचर के स्ट्राइक एरिया में है और इसीलिए वो एमटेंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। चलो अब तुम्हारी बायोलॉजी क्लासेस को दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। ह्यूमन हैंड फ्लेक्सर टेंडन्स 5 जोन में डिवाइडेड होते हैं एंड ये जोन तुम्हारी कलाई से शुरू होते हैं। जोन 2 जो है वो सेकंड नकल से, जोन 3 यानी कि पाम एरिया के फ्रंट तक होता है, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है। इस एरिया को नो मैंस लैंड भी कहा जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट में इस एरिया में जब भी किसी को इंजरी हो जाती थी तो यहाँ पर ट्रीटमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। लेकिन अर्ली 1990s में टैंग जिनबू, जो कि नैनटोंग यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, उसने एमटेंग टेक्निक को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया। यानी कि अगर इस एरिया में तुम्हें कोई भी सूचरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है तो उसे करने के लिए तुम्हें एमटेंग मेथड का इस्तेमाल करना होगा, तभी तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मोर ओवर सेल्फ टेस्ट जो कि प्रैक्टिस रूम में किया गया था, उसमें भी इस टेक्निक की मदद से 70 से 80% अच्छा रिजल्ट मिला था। नॉट टू मेंशन रैन के पास जो स्किल है वो मास्टर लेवल स्किल है और इसीलिए उसके लिए ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। लेकिन डॉक्टर जाओ को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो रैन को कैसे रोक सकता है, एज वो हैंड सर्जरी के डिपार्टमेंट के बारे में इतना कुछ नहीं जानता है और ना ही वो एमटेंग टेक्निक के बारे में जानता है, जिससे कि अगर उसे ऐसा लगता है कि रैन कहीं पर गलती कर रहा है तो वो उसे तुरंत ही रोक दे। यूजुअली हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनका पावरफुल कंट्रोल जूनियर डॉक्टर्स पे सिर्फ उनके रैंक की वजह से नहीं होता, बल्कि उनका उनके जूनियर डॉक्टर्स पे कंट्रोल उनकी स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है तो जस्ट बिकॉज वो सीनियर है वो अपने जूनियर डॉक्टर को नहीं रोक सकता है। डॉक्टर जाओ मन ही मन सोचता है कि अगर हाई लेवल डॉक्टर लोअर लेवल डॉक्टर के मिस्टेक्स को पॉइंट आउट नहीं कर पाए और उनकी मिस्टेक्स को सही नहीं कर पाए तो लो लेवल डॉक्टर्स को जैसा उनके सीनियर्स कहते हैं वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जाओ रैन की मिस्टेक को पता ही नहीं कर पा रहा था, एज उसे एमटेंग टेक्निक के बारे में नहीं पता था और इसका एक ही मतलब था कि डॉक्टर जाओ ऑपरेशन के कंट्रोल को खो चुका था। अब रैन भी डॉक्टर जाओ को कहता है कि अगर उसके पास कोई और अच्छा सजेशन नहीं है तो वो अपनी सर्जरी को कंटिन्यू करेगा। जिसके बाद रैन एमटेंग टेक्निक के इस्तेमाल से फ्लेक्सर टेंडेंस को स्यूचर करने लगता है। दूसरे सभी लोग उसे ऐसा करता हुआ देखकर मन ही मन कहते हैं क्या रैन अभी चीफ सर्जन बन चुका है। अपने कंट्रोल को ऐसा लूज होता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ सर्जरी के एक अटेंडिंग फिजिशियन को डायरेक्टर हुओ को ऑपरेटिंग थिएटर में बुलाने के लिए कहता है। जो बंदा डायरेक्टर हुओ को बुलाने के लिए गया होता है वो बीच में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर से मिलता है जो कि हैंड सर्जरी में होता है। उस रेजिडेंट डॉक्टर का नाम हुओ कैंग होता है। अब जब यह आदमी उस हैंड सर्जरी के डॉक्टर से मिलता है तो ये उससे पूछता है कि क्या उसे एमटेंग टेक्निक के बारे में पता है। हुओ कैंग उस फिजिशियन को ये सब पूछता हुआ देखकर उससे कहता है कि आखिर वो अचानक से ये सब क्यों पूछ रहा है, जिस पर वो फिजिशियन बताता है कि एमटेंग टेक्निक को अंदर सर्जरी रूम में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुनकर हुओ कैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि युनुआ हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है जो कि एमटेंग टेक्निक को कर सकता है। हुओ कैंग उस फिजिशियन को बताता है कि डायरेक्टर पैन जो है वो जापान गए हुए हैं अपनी एडवांस स्टडीज के लिए। इस पर वो फिजिशियन कहता है कि क्या डायरेक्टर पैन सिर्फ एक ही लौते हैं जो कि हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट में एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर हुओ कैंग बताता है कि उसने बिल्कुल सही कहा। अब देयर इज दिस थिंग इन द मेडिकल फील्ड, लोगों के ऑर्डिनरी विचारों के मुताबिक डॉक्टर्स को दूसरे लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट से सीखना चाहिए और हर तरह की मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन नए स्किल को प्रैक्टिस करने में डॉक्टर्स को ज्यादा कॉस्ट लगता है और इसी वजह से सिर्फ कुछ ही लोग अलग अलग मेथड्स को सीख पाते हैं। डॉक्टर कई मेथड सीख सकते हैं लेकिन वो सिर्फ एक पर फोकस करते हैं। युनुआ हॉस्पिटल के हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो कि एमटेंग टेक्निक को अच्छी तरह से यूज कर सकता है और वो है एसोसिएट डायरेक्टर पैन एंड वो अभी जापान में है। जाते हुए वो फिजिशियन हुओ कैंग से कहता है कि ऑपरेटिंग थिएटर में जाके देखो क्योंकि अब से सिर्फ एसोसिएट डायरेक्टर पैन ही एक लौते युनुआ हॉस्पिटल में नहीं होंगे जो कि एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हो। अब वो फिजिशियन डायरेक्टर हुओ को बुलाकर लाता है। डायरेक्टर हुओ ऑपरेटिंग थिएटर में पहुंचते ही सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिसके बाद डॉक्टर जाओ डायरेक्टर को बताता है कि रैन
एक सर्जरी को कर रहा है, वो भी बिना परमिशन के। डॉक्टर जाओ की बात सुनकर सभी फिजिशियंस जो कि वहां पर सर्जरी कर रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं, एज अब रैन एक प्रॉब्लम में फंस चुका होता है। डायरेक्टर रैन को सर्जरी करता हुआ देखकर उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है। रैन कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। डायरेक्टर जाओ मनी मन कहता है कि बेटा अब तो तू फंसेगा। जिसके बाद डायरेक्टर रैन के पास जाकर उसे कहते हैं, अगर तुम्हें पता है कि तुम रूल्स को तोड़ रहे हो तो आखिर तुम सर्जरी को क्यों परफॉर्म कर रहे हो। रैन इस चीज के बारे में ध्यान से सोचता है, जिसके बाद वो डायरेक्टर को बताता है कि सर्जरी स्टार्ट करने से पहले उसे इस चीज के बारे में नहीं पता था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर जाओ डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि रैन झूठ बोल रहा है एंड वो डायरेक्टर की डांट से बचना चाहता है। अब डायरेक्टर जाओ रैन को चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर वो डायरेक्टर के सामने झूठ कैसे कह सकता है। अब क्योंकि डायरेक्टर रैन को नहीं डांट रहे होते इस समय पर, तो डॉक्टर जाओ को लगता है कि डायरेक्टर जो है वो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर रैन को समझाते हैं कि जो चीफ सर्जन है उसके पास ऑपरेटिंग थिएटर में पूरी अथॉरिटी है, इसीलिए जैसा चीफ सर्जन कहे रैन को वैसा ही करना चाहिए। और तो और अगर वो कुछ और चीज करना भी चाहता है तो उसे चीफ सर्जन को पहले इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना होगा एंड परमिशन लेनी होगी, तभी वो आगे प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकता है। डायरेक्टर रैन से पूछता है कि क्या उसे अब समझ में आया, जिस पर रैन कहता है कि वो समझ गया। ये बंदा हर बार यही चीज कहता है लेकिन इसे समझ में नहीं आता कुछ भी। खैर, डायरेक्टर को रैन को डांटता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ के आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो मनी मन कहता है कि वो और चाहता है कि डायरेक्टर रैन को डांटे। खैर, डायरेक्टर अब रैन से पूछते हैं कि क्या उसे समझ में आया कि जब वो ऑपरेटिंग थिएटर में नेक्स्ट टाइम काम करेगा तो उसे क्या करना है। रैन इस पर सीरियसली सोचता है एंड वो कहता है क्या उसे चीफ सर्जन बनना है, यानी कि ऑपरेटिंग थिएटर में आते ही उसे चीफ सर्जन का काम चाहिए। रैन की इस बात को सुनकर डॉक्टर जाओ के होश उड़ जाते हैं एंड बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं, एज ये सच में एक फनी जोक होता है। डॉक्टर जाओ अपनी इस पोजीशन को ऐसा टेक ओवर होता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड अब वो गुस्से में सोचता है कि उसे रैन को सबक जरूर सिखाना होगा। खैर, तभी डॉक्टर जाओ अपने पास में हाओकैंग को देखते हैं, जिसके बाद वो हाओकैंग से कहते हैं कि वो हेड सर्जरी डिपार्टमेंट में है ना, तो वो चाहता है कि वो डायरेक्टर जिंगसे को जल्दी से यहाँ पर बुलाए। एज अब इस चीज के बाद डॉक्टर जाओ रैन को नहीं छोड़ने वाला था